Dear students, actually I'm going to discuss about the note given today. This some of you are asking about many things in the note, so I'm going to discuss about actually explain about the notes given today. The today's note was about reflection of light, and it was about some basic definitions. So first was why we see objects around us. हम हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्यों देखते हैं? तो आंसर इज दैट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जब क्या होता है, हम सिर्फ दिन में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, रात को नहीं देखते. रात को देखते हैं अगर लाइट होता तो, अगर लाइट नहीं होता, कोई बल्ब या कैंडल लाइट कुछ भी नहीं होता, अंधेरा में हम नहीं देखते. इसका कारण ये है कि सन हो या किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आ सकता है, जिसको हम लुमिनस बॉडी बोलता है, तो वहाँ से लाइट आता है इसे. तो लाइट आके सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, तो लाइट आके इधर गिरता है, गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके लाइट आते हैं हमारा आँख में, तब हम ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाई देगा. अगर लाइट नहीं आएगा तो भी हमें ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देगा. अगर लाइट आया लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किए तो भी हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. तो आंसर इज दैट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enables us to see things. Next was what is light? तो लाइट क्या है? तो लाइट इज एन एनर्जी. लाइट इज एन एनर्जी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सी थिंग्स. लाइट ऐसा एक एनर्जी है, एक शक्ति है जो हमें देखने में मदद करता है. देखने में मदद मतलब पॉसिबल बनाता है, हम देख सकते हैं, जिसका जरिए हम देख सकते हैं. और ये लाइट के ऊपर जो ब्रांच स्टडी करता है, फिजिक्स का जो ब्रांच लाइट का ऊपर स्टडी करता है, वो ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट. तो ये बात याद रखना है. हैज मार दिया है क्योंकि ये एक पॉइंट है, हैज मार दिया है तो तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज ऑप्टिक्स एग्जाम में, तो इसलिए, लेकिन याद रखना है, ऑप्टिक्स बोलने से याद रखना है ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. एंड कैसा तरह का ब्रांच है? जो डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें क्या किया जाता है, लाइट के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट. देखो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, जहाँ से लाइट आता है. एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट इज कॉल्ड ए लुमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कैंडल लाइट हो, कैंडल कैंडल हो, कैंडल से क्या आता है, कैंडल का ये जो फ्लेम है, फ्लेम से हमें लाइट मिलता है. जैसे सूरज हो, सूरज से भी हमें लाइट मिलता है. फायर क्रैकर्स, कुछ भी चीज़ जो लाइट देता है. देखो एक आईना, एक ग्लास, एक मिरर, मिरर हमें लाइट नहीं देता है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मिरर इज नॉट लुमिनस. ठीक है. लेकिन फायर क्रैकर जो है, ये जो चलता है, फटता है, तो क्या होता है, लाइट निकलता है, आवाज़ भी निकलता है. तो ये लाइट वो फायर क्रैकर से निकलता है, इसलिए फायर क्रैकर, a blasting firecracker is a luminous object. Okay. Similarly, sun is a luminous object, but moon is not luminous object because moon has not its own light. चंदा चंदा अपना लाइट नहीं है. चंदा का, चंदा की अपना लाइट नहीं है. वो क्या करती है, सूरज का लाइट जब चंदा में गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आँख तक पहुंचता है. जैसे आम ऑब्जेक्ट, जैसे हम टेबल को जैसे देखते हैं, चंदा को भी ऐसे ही देखते हैं. जैसे हम अपना कलम को, जैसे अपना किताब का पेजेस को जैसे देखते हैं, ऐसे ही चंदा को भी देखते हैं. सूरज नहीं होगा तो हम चंदा को भी नहीं देखेगा. इसलिए चंदा इज, मतलब मून इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. And those objects which cannot emit light are called non-luminous object. ठीक है. अभी और ऑब्जेक्ट होता है जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जहाँ लाइट आर पार हो सकता है. ठीक है. विदाउट एब्जॉर्प्शन. ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. एक्चुअली इधर एक
वर्ड होना चाहिए कंप्लीटली बोल के, ये वर्ड शुड क्या है, लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली होना चाहिए। कंप्लीटली मतलब कोई भी लाइट का कोई भी मतलब सूरज का लाइट में क्या होता है, 7 कलर होता है, विपजी होता है ना, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर होता है। तो 7 कलर का एक भी कलर को नहीं रुकेगा, पूरा का पूरा कलर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास, ये ग्लास है तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली पानी भी, प्योर वाटर, नॉट एक्चुअली ये तालाब का जो पानी है वो, एक्चुअली नदी का पानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली पानी हम इसलिए दिखाया है कि सबको आने के लिए। जब पानी, वाटर, अगर ये प्योर वाटर है, प्योर H2O इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, प्योर H2 इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, वो पूरा का पूरा लाइट पास होने नहीं देता है, वो पार्शियली पास होने देता है। जैसे ये देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ ब्लू कलर का लाइट को ही पास होने दे रहा है, बाकी कलर्स को पास होने नहीं दे रहा है। ये जो ग्रीन टेस्ट ट्यूब है, यहाँ सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट को ही पास होने दे रहा है, अलग कलर का लाइट पास होने नहीं दे रहा है। इधर भी जैसे ये सिर्फ ब्राउन कलर का लाइट को ही पास होने दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये देखने में तो ये ग्लास है, लेकिन इधर क्या है, अंदर का जो लाइट चल रहा है, ये लाइट को हम ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, ट्रांसलूसेंट है। किताब का, सॉरी किताब नहीं है, मतलब कागज़ भी एक ट्रांसलूसेंट है। कागज़ से तुम लाइट को ऐसे ऊपर करके लाइट का सामने कागज़ रख के देखोगे तो लाइट पूरा का पूरा लाइट दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। कपड़ा भी ट्रांसलूसेंट होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट ने पूरा का पूरा लाइट पास होने नहीं देता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पार होने देता है, तो इन लोगों को बोलता है, ये सब ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड थर्ड इज opaque object. Opaque objects are the objects which do not allow light to pass through it, completely पास होने नहीं देता है। जैसे प्लास्टिक का एक पीस है, मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी, काला काला कलर का ऑब्जेक्ट, किताब है हमारा, कुछ भी जो जैसे क्या बोलता है, किसी भी है तुम्हारा सामने जो कुछ भी चीज़ पड़ा हुआ है जहाँ मतलब क्या है, लाइट आर पार नहीं हो सकता, कंप्लीटली कंप्लीटली आर पार नहीं हो सकता, तो ऐसा ऑब्जेक्ट को अपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो हमें 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट्स मिला। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली पास होने देता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो आधा पार होने देता है, थोड़ा थोड़ा पार होने देता है, और अपेक ऑब्जेक्ट जो कंप्लीटली पार होने नहीं देता है। तो 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट हमें मिला। उसके बाद आता है रे। तो रे इज द, पुराने ज़माने में क्या था, ये न्यूटन का दिन में, जब न्यूटन था, रेने डेकार्टे था, उन लोग क्या सोचता था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ सम टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल मिल के लाइट बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एक पार्टिकल का मूवमेंट, लाइट का जो पार्टिकल है, इसको कॉर्पस्कुल नाम दिया गया था। कॉर्पस्कुल मतलब पार्टिकल ऑफ लाइट। तो न्यूटन ने बोला था कि एक कॉर्पस्कुल मतलब एक लाइट का पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ये हमें प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? एक कागज़ में दो कागज़ लेंगे हम, कागज़ में ही थोड़ा गद्दा लेंगे, गद्दा, ये जो कार्टून का टुकड़ा, तो वहाँ हम 2 सिंडा करेंगे। 2 सिंडा करके तो हमें एक बर्निंग कैंडल हो या किसी लाइट का सामने रख देने के बाद अगर दोनों सिंडा एक ही लाइन में मिल जाए तो वो हमें लाइट को दिखाई देगा, अगर नहीं मिलेगा तो लाइट को दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो न्यूटन ने बोला था कि एक कॉर्पस्कुल जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को एक रे बोला जाता है। तो ray of light is the straight line path that followed by a particle of light. एक पार्टिकल, एक लाइट का पार्टिकल, याद रखो, हाँ पूरा लाइट नहीं है, लाइट का एक पार्टिकल जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ को एक रे बोला जाता है। एक्चुअली हमें रे दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइट का एक पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारा रे एक साथ दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं बीम। बीम इज ए कलेक्शन ऑफ रेज, 2 से ज़्यादा रे मिलने से एक बीम हो जाता है, ठीक है। तो बीम
क्या है, ये कलेक्शन ऑफ रेज, जो हमें जो दिखाई देता है ना, रे बोलते हैं जिसको, लाइट का जो रे बोलते हैं, वो एक्चुअली रे नहीं होता है, वो है बीम। क्योंकि रे इज द पार्ट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ऑफ लाइट हमें दिखाई नहीं देता है कभी भी, बहुत छोटा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्या है, हमें जो दिखाई देता है वो है बीम, तो हमें बीम ही दिखाई देता है। तो बीम तीन प्रकार का होता है। एक है पैरेलल बीम, जहाँ क्या होता है, सारा रेज एक दूसरे का पैरेलल होता है, देखो ये है पैरेलल बीम। नेक्स्ट होता है कन्वर्जन बीम। कन्वर्जन बीम क्या होता है, कन्वर्जन बीम फॉर्म्स बाय द रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट से आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट में जा रहा है। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एंड गोइंग टू ओनली वन पॉइंट, अलग अलग पॉइंट से आ रहा है लेकिन एक पॉइंट तक जा रहा है, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जन रेज, कन्वर्जन बीम। और डाइवर्जन बीम मिलता है। डाइवर्जन का मतलब क्या है, उल्टा, कन्वर्जन का उल्टा। कन्वर्जन में क्या है, मेनी पॉइंट से एक पॉइंट जा रहा है, एक पॉइंट में जा रहा है। और डाइवर्जन में क्या होता है, एक पॉइंट से अलग अलग दिशा का अलग अलग पॉइंट में जा रहा है। डाइवर्जन बीम इज द कलेक्शन ऑफ रेज emitting from single point and going to different points। स्कैटर मतलब डाइवर्ज हो जाता है, मतलब अलग अलग दिशा में जाता है, अलग अलग पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का हमें बीम मिलता है, जो एक्चुअली हमें देखता है वो बीम है, ठीक है। लेकिन हमें इधर क्या करेंगे, हमें हमारा कोर्स में हम रे को इस्तेमाल करेंगे, जैसे भी हो हमें रे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो रे को हमेशा एक एरो लाइन से दिखाया जाता है। वो एरो हेड जो है, ये है रे का जाने का डायरेक्शन ऑफ द रे, इसको इंडिकेट करता है। तो ये रे का मतलब क्या है, लाइट पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, बाएं से दाहिने जा रहा है, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस ने क्या किया है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट किया है, ये सरफेस। तो ये सरफेस को हम बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस इज द सरफेस दैट सेपरेट्स टू मीडिया। सॉरी, ये एन बी मतलब नोटा बेने का मतलब है, ये तुम लोगों को जानने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये जो लाइन है तुम लोगों को जानने के लिए दिया गया है, तुम लोग एग्जाम में मत लिखो इसको, ये तुम लोगों के लिए मैं दिया हूँ, तुम लोगों को याद रखने के लिए। तो मतलब क्या है, मीडियम, एक वर्ड होने से एक मीडियम को हम मीडियम बोलते हैं, तब एक से ज़्यादा हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, तो उसको बोला जाता है मीडिया। तो मीडियम सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर में आता है मीडिया, मीडियम को मीडिया बोलता है। एक होने से मीडियम, एक से ज़्यादा 2 3 4 मीडिया होने से इसको मीडिया बोला जाता है, ठीक है। तो हमें 2 मीडिया है, 2 मीडिया का बीच में एक सरफेस है जो दोनों मीडिया को सेपरेट कर दिया है, तो ये सरफेस को बोला जाता है इंटरफेस। नेक्स्ट आता है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम strikes at the interface between them and comes back to the first medium, then the phenomenon is called reflection of light। क्या है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाना पड़ेगा, दोनों मीडियम का बीच में जो इंटरफेस होगा, सेपरेटिंग जो सरफेस है, वो सरफेस में लाइट ने स्ट्राइक करना पड़ेगा, करके फर्स्ट मीडियम में वापस आना पड़ेगा। आपके इधर स्ट्राइक किया, वापस आ गया, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए पहला क्या है, 2 मीडियम होना चाहिए, मिनिमम 2 मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2। और दूसरा बात क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, ठीक है। ऑब्लिकली हो, सीधा सीधा जाने से भी होगा, ठीक है। लाइट क्या करना, पहले क्या है, 2 मीडियम चाहिए, उसके बाद एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाना पड़ेगा लाइट को। तीसरा कंडीशन क्या है, दोनों मीडियम का बीच में जो सरफेस आ जाता है, उसको इंटरफेस बोलते हैं, वो सरफेस में लाइट ने स्ट्राइक करके, टकरा के, जो मीडियम से आया था वही मीडियम में वापस आना पड़ेगा। अगर क्रॉस हो गया तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब जिस मीडियम से आ रहा था, स्ट्राइक करने के बाद वही मीडियम में वापस आना पड़ेगा। तो ये फेनोमेनन को, मतलब परिघटना, फेनोमेनन का मतलब है, ये वर्ड याद रखना है, फेनोमेनन का मतलब है परिघटना, मतलब इंसिडेंट जो होता है हमारे सामने, इसको फेनोमेनन बोलता है। इसका भी प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर नंबर है फेनोमेनन, और प्लूरल फॉर्म 2 से ज़्यादा फेनोमेनन होने से इसको फेनोमेना बोला जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फेनोमेनन,
कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है और दोनों मीडियम का बीच में जो इंटरफेस होता है वहाँ इंटरफेस में स्ट्राइक करके पहला मीडियम में वापस आ जाता है, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे हमें ये देखो, ये नीचे पानी है, ऊपर में आसमान है, तो आसमान में बादल का जो रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? पानी में दिखाई दे रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्शन, जैसे एक छोटा सा मिट्टी जमा हुआ है, मिट्टी का रिफ्लेक्शन होके का इमेज भी पानी में दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है? ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर एक ही प्लेन में होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो मिरर जो है वो हम कैसे लिया है? हमारा पेपर का परपेंडिकुलरली लिया है, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या है? पेपर का ऊपर हम ड्रॉ किया है, तो एक ही प्लेन में है, एक ही पेपर का ऊपर है, इसलिए एक ही प्लेन में है। तो ये दोनों है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन इज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? पहले हमको याद रखना होगा मिरर क्या है। मिरर इज द सरफेस फ्रॉम वेयर द लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। मिरर क्या है? जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है वो सरफेस को मिरर होता है। तो हमारा जो मिरर होता है, हमारा घर में जो आईना होता है, वो ग्लास होता है, लेकिन ग्लास में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा लाइट पार हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, तुम लोग ठीक से ग्लास को देखोगे तो तुम लोगों को ये दिखाई देगा कि जो ग्लास होता है ना, तो ग्लास पीस का बैक साइड में एक कलर मारा जाता है, ये एल्यूमिनियम या सिल्वर ऐसा कुछ कलर, कुछ मेटेलिक कलर मारा जाता है। वो मेटेलिक जो कलर है, जो मेटेलिक पेंट है, वो ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन वहाँ होता है, ग्लास से नहीं होता है। ग्लास क्यों रखा गया है? क्योंकि वो पेंट को कहाँ मारेंगे हम? किसी चीज़ में तो मारना पड़ेगा, और हम ओपेक जहाँ लाइट पार नहीं होता है वहाँ तो नहीं मार सकता, इसलिए हम ग्लास लेते हैं। ग्लास का पीछे एल्यूमिनियम का, या आजकल एल्यूमिनियम मारता है, पहले ज़माने में चांदी का मारता था या ये सिल्वर का मार देता था, तो पेन मार देते हैं, तो वही पेन मिरर का काम करता है, ठीक है। तो ग्लास नहीं लेके एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेके वहाँ हम ठीक से पॉलिश कर देंगे तो वो भी मिरर का ही काम करेगा। ग्लास का ज़रूरी नहीं है मिरर बनाने के लिए। ग्लास ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मेटेलिक पीस। तो मेटेलिक पीस क्या है? डायरेक्ट पीस हिसाब से हम मेटल लेंगे तो वो कीमती हो जाता है, इसलिए सस्ता बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेटेलिक पेंट मार देता है। लेकिन पेंट मारने के लिए किसी तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ पेंट मारेंगे, तो इसलिए हम ग्लास लिया है। तो एक सोना गोल्ड का एक पीस ले लिया और ठीक से पॉलिश कर दिया तो वो भी मिरर हो जाएगा। पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसा गोल्ड और सिल्वर का ही मिरर बनाता था, ग्लास यूज़ नहीं करता था। तो प्लेन मिरर जो होता है, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? तुम लोग ये इमेज को देखो, तो ये आदमी है, ये आदमी का माथा ऊपर है, इमेज में भी माथा ऊपर ही है। आदमी का पैर नीचे है, इमेज में भी पैर नीचे है। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया है? ये आदमी हाथ में, दाहिना हाथ में बॉल बॉल पकड़ा है, लेकिन इमेज में बायां हाथ में बॉल पकड़ा है, ठीक है। तो इसलिए, और देखो ये जो मिरर है, ये मिरर से आदमी जितना दूर में है, इमेज भी इतना ही दूर में है, ठीक है। तो इसलिए प्लेन मिरर में क्या होता है? इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? इमेज मिरर का पीछे साइड में फॉर्म हो रहा है, हम इमेज को छू नहीं सकते हाथ से, इमेज को हम हाथ से नहीं छू सकते, इसलिए इसको वर्चुअल बोला जाता है। फॉल्स इमेज है मतलब, ठीक है, फॉल्स है, सच्चा नहीं है, हाथ से नहीं छू सकता हम इमेज को, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल। अपराइट, अपराइट मतलब ये जो वर्टिकली वो सही है। अपराइट का मतलब है वर्टिकली सही है, खड़ा खड़ा सही है। खड़ा दिशा में हम देखेंगे, वाई एक्सिस में हम देखेंगे तो सही है, इसमें भी माथा ऊपर है, इसमें भी माथा ऊपर है, इसमें भी पैर नीचे है, इसमें भी पैर नीचे है, इसको अपराइट बोला जाता है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब वही है, हम दाहिना हाथ को बाएं हाथ में देखते हैं, बाएं हाथ को दाहिना जैसा देखते हैं, इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। सीधा सीधा वो होता है, माथा तो माथा ही दिखाई देता है, पैर तो पैर ही दिखाई देता है, लेकिन दाहिना साइड को बाएं साइड में दिखाई देता है, बाएं साइड को दाहिना जैसा दिखाई देता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्सन।
मतलब लेटरली इन्वर्टेड है। फ्रॉम दैट द बैक साइड ऑफ द मिरर में फॉर्म होता है। द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। आदमी जितना ऊंचा है तुम अपना ड्रेसिंग आईना में देखोगे तो तुम जितना ऊंची हो इतना ही तुम्हारा इमेज भी इतना ही ऊंचा होगा। तुम जितना मिरर से जितना दूर में रहोगे तुम्हारा इमेज भी इतना ही दूर में रहेगा। तुम अगर मिरर का सामने आ गया तो तुम्हारा इमेज भी मिरर का सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये है प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का कंडीशन, रिफ्लेक्शन का फल जो है, रिजल्ट क्या क्या है। इमेज इज वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब मिरर का बैक साइड में जो इमेज फॉर्म होता है जो हाथ से हम नहीं छू सकता है, इसको वर्चुअल इमेज बोलता है। अपराइट है, खड़ा है, मतलब खड़ा दिशा में वाई एक्सिस में सही होता है, इसको अपराइट बोलता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब दाहिना हाथ बाएं जैसा दिखाई देता है, बाएं हाथ को दाहिना जैसा दिखाई देता है, ये लेटरल इन्वर्जन होता है। और मिरर का बैक साइड में फॉर्म होता है। तो ये है मिरर, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन का कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का क्लास खत्म होता है।